नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। तुर्की की तबाही की इससे ज्यादा त्रासद तस्वीर कुछ और नहीं हो सकती। एक साथ कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हुई हैं। पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर गिर गया इस भयंकर भूकंप में, और इसमें कई जिंदगियां चली गई हैं। अभी तक मलबा हटाने का काम चल रहा है। करीब 1 दर्जन जो बड़े बड़े बुलडोजर हैं, बड़े बड़े जो क्रेन्स हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा जो है अब तक हटाया नहीं जा सका। अभी भी इस बात की आशंका है कि अंदर कुछ जिंदगियां दफन हो सकती हैं, और यही तुर्की की सबसे भीषण त्रासदी है। हम अगले आधे घंटे में आपके लिए अलग अलग पहलुओं को लेकर आ रहे हैं कि आखिरकार जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल हो गई है और क्या कुछ चल रहा है तुर्की की जमीन पर। कहरामरमारस की एक और ये बिल्डिंग है जो बिल्कुल दब गई है। जितनी मंजिल है उसका सिर्फ फ्लोर जो है वो नज़र आता है, वो हम दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अभी भी जो रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। संभावना इस बात की है कि यहाँ कोई शख्स जो है, कोई जो व्यक्ति है वो दबा हुआ है, जिंदा बचा हुआ है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रिल मशीन के जरिए इस मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ जो कोई दबा है उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि ये 5वां दिन है। ऐसे में इस बात की संभावना कम से कमतर होती चली गई है कि कोई जो है वो यहाँ जिंदा होगा, क्योंकि भूकंप से गिरी है उसकी जल में आने से अगर किसी तरह से कोई बच भी गया, किसी पिलर के सहारे किसी मिल भी गया हो, तो इतने दिनों तक भूख प्यास से, और जाहिर सी बात है जब दवा होगा तो घायल भी होगा, तो ऐसे वो बच पाया हो, जीवन बचा रह गया हो, इस बात की संभावना कम है। लेकिन फिर भी उम्मीद के जरिए यहाँ जो है ये काम किया जा रहा है। देखिए एक जो डोजर है वो भी लगाया गया है यहाँ पर मलबे को साफ करने के लिए, और फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ड्रिल मशीन के जरिए उस फर्श को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नीचे किसी के दबे होने की संभावना है। तो यहाँ क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्थानीय लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं ताकि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से कोई जानकारी अंदर से आई और किस आधार पे रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो परिवार के लोग बचे रह गए होंगे, उनके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो अंदर रह गए होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ देखिए इस तरह का आलम है, जो पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। भूकंप की मार के बाद लोग यहाँ मौसम की मार झेल रहे हैं। भारी ठंड का मौसम है और ऐसे में लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हमने एक शख्स से बात की जिनका घर टूट गया, तबाह हो गया, परिजन को खोया उन्होंने, और अब परिवार के साथ कार में रहने को मजबूर हैं। सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया और किस तरीके से वो खाने पीने की चीज़ों के लिए मदद करने वाली संस्थाओं पर आश्रित हैं। हमारे साथ झीके हैं यहाँ, जो कि थोड़ी बहुत इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये जानते हैं। What exactly happened here? How many people are trapped inside? My family is the 10 people. First day is the taken, is the life is the 1 people. I wait 9 people is died here. 9 people died here. 9 people died here. Is 4 adults. Is the 4 kids. So yeah, 4 adults, And 4 kids. how many people is still inside? people is the Rescue Tinkan operation is going on? completed Tinkan is the 25-30 people is the here the inside. 4 First to day 5 people. yeah. First day is the taken is the 4 or 10 people is the life. And no now anybody is the people Tinkan is life here. How many families were living in this building? Is the maybe 30 years, maybe 40 years is living here. The people is there. Okay. So you told me that 10 died on the first day, Yeah. and rest were rescued. That's right. Rest were rescued. Okay. So what is the situation now? How you are having your food? Who is providing you food? And Here is the Kahramanmaraş is the helping people. Same as is the people is the give the food, helping. Everything is the no any problem is now that I don't know. Difficult is the now here. as your house is destroyed, where are you staying now? I am coming to Marmaris here. No, but where are you staying now?
In a hotel or? Oh, I went to the car inside. I am sleeping in the car inside. You are sleeping in the car inside? Yeah, because the people last night is the work. Is the 2 o'clock in the morning finished the people the work. And how many people living in car in this area? My family is maybe 10 people living the petrol station car inside now. ओके। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी रातें जो है वो कार में बिताई हैं। इनके परिवार के जो लोग हैं वो कार में रात बिता रहे हैं और यहाँ खाने की चीज़ों के लिए मदद जो है वो आ रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से जो संस्थाएं हैं वो मदद लेकर आ रही हैं और यहाँ ये खाने की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो एक जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है खाना, और क्योंकि यहाँ सब कुछ नेस्तनाबूद हो चुका है तो ऐसे में जो मदद है उसके आसरे जो जीवन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस तरह की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और ये जो कार आप देख रहे हैं ये अब कार नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी बिल्डिंग टूट गई। और जैसा कि अभी जेके ने बताया कि उनका परिवार जो है वो कार में रात बिता रहा है। ठंड का आलम इस तरह का है कि बाहर रहा नहीं जा सकता। तो ये कारें जो है जो साबुत बची रह गई हैं वो अब परिवारों के लिए एक जीवन का आसरा बन गई है। और ये सिर्फ जो कार है वो चलने के काम नहीं आ रही, बल्कि इसमें परिवार जो है वो रातें बिता रही है अपनी, तब तक जब तक कि उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं हो जाती। और कुछ लोग जिनके घर दुरुस्त हैं वो भी बाहर ही हैं क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर हो गई हैं। और जिस तरह के आफ्टर शॉक्स आए हैं, अब तक 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आए हैं, 5 बड़े भूकंप तो दर्ज किए ही गए। तो ऐसे में डर इस बात का है कि जो बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है वो बिल्डिंग भी जो है वो गिर सकती है, इसलिए लोगों को उसमें ना रहने की सलाह दी गई है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी बिल्डिंग्स को, अपने घर को छोड़कर बाहर हैं। कुछ के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, जैसा कि बताया गया कि 50,000 के आसपास जो बेड्स हैं वो अलग अलग होटलों में लगाए गए हैं और कुछ गेस्ट हाउस में भी लगाए गए हैं। लेकिन जो भूकंप पीड़ित की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो कम पड़ रहा है। हमने रास्ते में देखे कि किस तरह से गद्दे ले जाए जा रहे हैं जहाँ पर शेल्टर लगाया जाएगा, और हम आपको एक ऐसे शेल्टर में भी लेके चलेंगे जहाँ पर कैंप टेंट लगाकर जहाँ पर कैंप बनाया गया है और वहाँ पर उनको फौरी तौर पे रखा गया जो भूकंप पीड़ित हैं, ताकि इस ठंड में उनको वो अपनी जान को बचा सकें। और फिर जब तक उनके रहने का अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं हो जाता, उनके पुनर्वास की जो योजना है वो नहीं बन जाती, उनको पुनर्वास करने के लिए जो घर है वो नहीं मिल जाता, तब तक वहाँ पे अपना जीवन बसर कर सकें। तो बहुत बड़ी त्रासदी का इसका एक पहलू ये भी कि लोग घर छोड़कर कार में रहने को मजबूर हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो मदद से जो खाना आ रहा है उसके बूते जीने को मजबूर हैं। लेकिन ये वक्त जो है अभी लंबा चलेगा क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं कि आपदा इतनी बड़ी है कि अकेला एक मुल्क अपने आप को इससे उबार नहीं सकता और दुनिया से मदद की दरकार है। जो मदद यहाँ पहुँच भी पा रही है, लेकिन इन मदद के बूते भी, इन मदद के बावजूद भी यहाँ पे पटरी पर जीवन लौटने में लंबा वक्त लगेगा, ज़िंदगी को लौटने में लंबा वक्त लगेगा। ये बात यहाँ पर सभी के जहन में है और इसलिए वो यहाँ एक शोक के माहौल में है। जान जो गंवाई है वो तो गंवाई ही है, जो बचे हैं उनके सामने भी ज़िंदगी की समस्या है। तो इन सब के बीच अब जो तुर्की है और इसके जो लोग हैं वो फिर से उठकर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और इसलिए मदद के साथ साथ इनको दुआओं की भी ज़रूरत है। जिनके घर तबाह हो गए हैं वो इस तरह के टेंट्स में रहने को मजबूर हैं। इनके सामने संकट खाने पीने की है, लंबी कतारें लगी हैं। लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए मदद करने वाली संस्थाओं पर आश्रित हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कहरामन मारस से ही, जहां पर लंबी कतार में लोग लगकर खाने की चीज़ें लेते नजर आए। ये भी तुर्की का कहरामन मारस शहर ही है और यहाँ पे इस तरह से जरूरतमंदों की जो कतार है वो लगी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भूकंप में अपना सब कुछ गंवा दिया है, इनका घर तबाह हो गया है, इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है और इनकी जो जिंदगी है वो अब मदद के भरोसे है और इसलिए यहाँ पे इनकी लंबी कतार है। इन लंबी कतार में
महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सभी हैं। जाहिर सी बात है कि सब जो हैं वो जरूरत की चीज़ों के लिए पूरी तरह से मदद पे आश्रित हैं और ये जो मदद है वो लेकर कुछ जो संगठन हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को लेकर एक गाड़ी आई हुई है जो इनको खाना प्रोवाइड कर रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की त्रासदी के बाद जीवन कितना मुश्किल हो जाता है, कितना त्रासदपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर खाने की चीज़ों को वितरित किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा हैं और मदद की जो चीज़ें हैं वो उस तादाद में नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह यहाँ पर लोगों की जिंदगी चल रही है। दुनिया के देशों से मदद के खेप पहुँच रहे हैं, लेकिन वो जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचे उसमें वक्त लग रहा है। और यही वजह है कि जहाँ कहीं पे भी मदद की चीज आती है लोगों का जमाव काफी ज्यादा नजर आता है। लोगों के पास घर तो नहीं है अब बचा, न कोई रसोई है, न ही खाने पीने की कोई चीज। तन पे जो कपड़ा था वही रह गया, बाकी सब कुछ बिल्डिंग के नीचे जमींदोज हो गया। और ऐसे में उन लोगों की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा जो मुश्किल भरी हो गई है। और अब यहाँ आसरा सिर्फ इस तरह की मदद का सरकार की कोशिश जरूर होगी कि पुनर्वसन की व्यवस्था जल्द की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जो है वो लाखों लाख जो लोग हैं वो बेघर बार हो गए हैं। और जैसा कि हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया कि हजारों लोग कार में रहने को मजबूर हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे वो नहीं रह सकते। तो अलग तरह की जिंदगी यहाँ पे शुरू हो गई है और अब सब आसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदद का आसरा है। ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचे यहाँ के लोगों की उम्मीद है। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और अलग अलग देश भी मदद भेज रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि लोगों की तादाद, भूकंप पीड़ितों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मदद जो है वो कम पड़ रही है। Geliyor mu sesi? Evet. दुनिया के तकरीबन 95 देशों ने तुर्की को अपनी तरफ से मदद ऑफर की है और तकरीबन 60 देशों की टीम यहां ग्राउंड पे काम कर रही है। जिन देशों ने सबसे पहले मदद भेजी भारत उनमें एक है और भारत की एनडीआरएफ की टीम यहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। भारत की मदद के मुताल्लिक हमने बात की यहां भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल से और उन्होंने अलग अलग पहलुओं के बारे में हमें बताया। तुर्की में भूकंप ने जिस तरह की तबाही मचाई है, भारत ने मदद का हाथ पहले दिन से ही बढ़ा दिया। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे भारत चला रहा है और खुद उसकी जो देख रेख है वो यहाँ पे भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल कर रहे हैं। वो हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं। सर, किस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं, कितनी खेप यहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे? उसके तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना और दुख प्रकट किया था, उसके साथ ये घोषणा भी की थी कि भारत तुर्की की इस मौके पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, भारत हर संभव सहायता करेगा। उसके अंतर्गत अभी तक सहायता के तौर पे 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की में आ चुके हैं। इसमें एनडीआरएफ से सर्च और रेस्क्यू टीम और इंडियन आर्मी की तरफ से एक फील्ड हॉस्पिटल तुर्की में है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं, सर्च और रेस्क्यू टीम, वो गाजियान्तेप और हताई पुलिस में है, एक्टिवली काम कर रहा है। और इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल हताई पुलिस में काम कर रहा है और फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है।